पेशे खिदमत है किस्सा जालिम शहजादी का चौथा हिस्सा। इधर जमीला बानो राजकुमार के बिछड़ने से इस हाल में पहुंची थी। उधर राजकुमार मंजिल दर मंजिल राह तय करता हुआ एक साफ मैदान में जा पहुंचा। वही उसे दोराहा मिला। जमीला बानो का कहा राजकुमार को याद आ गया। उसने वही पड़ाव डाला और जाल बिछाकर शिकार का इंतजार करने लगा कि कब शिकार उसके जाल में फंसे। जब एक पहर रात हुई तो तरह तरह के जानवर वहां आने लगे। राजकुमार ने कई जानवर शिकार किए और रख लिए। जब आधी रात हुई और सब जानवर उस जंगल से निकल गए तो एक शेर, जिसका कद 80 गज का था, वहां आ पहुंचा। वो बहुत सुंदर था। ऐसा शेर किसी ने अपनी उम्र में ना देखा होगा। राजकुमार ने बहादुरी के साथ उसके नजदीक जाकर और आवाज लगाकर उसे दीर्घायु होने की दुआ दी। शेर राजकुमार के नजदीक आया। राजकुमार ने तुरंत उसी रुमाल से जो जमीला बानो ने उसे दिया था, शेर के मुंह और पंजों को धूल और गंदगी से साफ कर दिया और वो शिकार जो राजकुमार ने किया था उसे चाकू से टुकड़े टुकड़े करके शेर के सामने रख दिया। शेर खाने में व्यस्त हो गया। उसके साथ जो दूसरे शेर थे वे सब चारों तरफ घेरा बनाकर बैठ गए। राजकुमार अदब से खड़ा रहा। जब शेर ने खाने से फुर्सत पाई तो उसका बचा हुआ मांस दूसरे शेरों ने खा लिया। राजकुमार ने रूमाल से उस बड़े शेर का मुंह साफ कर दिया। शेर ने राजकुमार को अपनी बगल में लेकर बहुत तसल्ली दी और कहा, अब तुम आराम से यही रहो। एक शेर को राजकुमार की निगरानी के लिए नियुक्त करके वो चला गया। राजकुमार की सारी रात बड़े आराम से गुजरी। सुबह को वो शेर भी, जो उसकी निगरानी के लिए नियुक्त किया गया था, जंगल की तरफ चला गया। इधर राजकुमार ने भगवान का शुक्र अदा करके घोड़े पर सवार हुआ और आगे की तरफ चल पड़ा। जब चौराहे के नजदीक पहुंचा तो सोचने लगा कि अब किस रास्ते से जाना सही होगा। बाईं तरफ के रास्ते में खतरे बहुत हैं। मुझे दाईं तरफ से जाना चाहिए। ये बात दिल में ठानकर और भगवान को याद करके राजकुमार आगे चल पड़ा। जब 2-3 मंजिलें तय कर चुका तो एक बहुत विशाल और शानदार किला दिखाई दिया, जिसके मीनारों पर तोपें लगी हुई थी और जंगली सामान दीवारों पर मौजूद था। उसे देखकर लगा कि वहां से वापस लौट जाए, लेकिन बहादुरी ने ऐसा करने नहीं दिया। उसने कहा कि जो होना है सो होगा। जब किले के दरवाजे पर जा पहुंचा तो एक अजीब किला नजर आया। धरती के बादशाहों ने ऐसा किला कभी ख्याल में भी ना देखा होगा। ऊंचाई में आसमान तक और शानो शौकत पहाड़ के बराबर थी। उसके करीब एक विशाल और बहुत छायादार पेड़ खड़ा था। राजकुमार उसी पेड़ के नीचे घोड़े को बांधकर और घोड़े का चारा पानी देकर बैठ गया और मन बहलाने के लिए किले की तरफ देखने लगा कि अचानक किले से कई राक्षस प्रकट हुए। राजकुमार को देखकर बहुत खुश हुए। आपस में चर्चा करने लगे कि आज इतने दिनों बाद ये इंसान यहां आया है। हमारे बादशाह तोरमता को आदमी का मांस बहुत पसंद है। इस नौजवान को पकड़कर राजा के पास ले जाएंगे। ये सोचकर 10 से 12 राक्षस राजकुमार के नजदीक आकर उसे पकड़ने का इरादा करने लगे थे। राजकुमार ने जब ये हाल देखा तो राक्षसों से पूछा कि तुम मुझे किस लिए पकड़ते हो? राक्षसों ने कहा कि तुझे पकड़कर अपने बादशाह के सामने ले जाएंगे, क्योंकि वो आदमी का मांस बड़ी खुशी से खाता है। इसके बदले में वो हमें कोई इनाम देगा। राजकुमार ने जब राक्षसों से ये सुना और अपनी जान मुश्किल में फंसते देखी, तब तुरंत सुलेमानी तलवार अपनी कमर से खींचकर राक्षसों पर अपने जौहर दिखाने लगा। पल भर में एक को मौत के घाट उतार दिया। जब सब राक्षस मारे गए और जख्मी हो गए तो खबर तोरमता को पहुंची। उसने जलमार्ग नामक एक राक्षस को, जो उसके लश्कर का सेनापति था और बड़ा ताकतवर और बहादुर था, राजकुमार की गिरफ्तारी के लिए भेजा। जलमार्ग चारों तरफ से राक्षसों का लश्कर साथ लिए शहद की मक्खियों के हजारों की तरह मौत के फरिश्ते के जैसे राजकुमार के सर पर आ पहुंचा। राजकुमार ये देखकर कहने लगा, भगवान खैर करे, ये काली मुसीबत कहां से अटपकी। राजकुमार ये सोच रहा था
कि जलमार्ग ने नजदीक आकर कहा, अरे इंसान, तेरा ये दुर्भाग्य था कि तूने इस धरती पर अपना मनहूस कदम रखा और इतने राक्षसों को तूने बर्बाद किया, कत्ल कर दिया। राजकुमार ने जब यह सख्त बात जलमार्ग से सुनी तो उसने तुरंत सुलेमानी तलवार कमर से खींचकर उसके नजदीक आया। जलमार्ग ने तेजी से एक गदा घुमाकर राजकुमार के सिर पर दे मारी। राजकुमार ने वार खाली कर दिया। गदा जमीन पर पड़ी। उसकी धमक से जमीन कांपने लगी। जलमार्ग ने हाथ बढ़ाकर राजकुमार को पकड़कर बगल में दबा लिया और चाहता था कि उसे पकड़े हुए अपने बादशाह तोरमता के पास ले जाए कि राजकुमार ने कमर से जहरीली तलवार निकालकर जलमार्ग की नाभि पर ऐसा मारा कि उसका पेट फट गया, पेट खुल गया और वो जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। ये खबर जब तोरमता को पहुंची तो गुस्से में भरकर बहुत सी फौजियों को लेकर खुद पहुंचा। उसने जब अपने सिपाही राक्षसों के सिर कटे हुए देखे तो चीखने लगा और हमले का हुक्म दे दिया। राजकुमार राक्षसों की लड़ाई से हैरान था कि मारे जाने के बाद भी एक के 10 आ जाते हैं। राजकुमार से कुछ बन नहीं पड़ा। राजकुमार बेचारा उनका मुकाबला करते करते निढाल हो चुका था। उसी समय वही शेर जिसके साथ उसने जंगल में दोस्ती की थी, अचानक जंगल से निकलकर अपने साथ हजारों शेर लिए वहां पहुंचा। जब राक्षसों ने शेरों का इतना बड़ा लश्कर देखा तो दिल में कहा कि ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि कोई मुसीबत है या भगवान का कहर है जो हम पर नाजिल हुआ है। ये याद करके वो चाहता था कि भागकर किले के अंदर घुस जाए। राजकुमार रुस्तम की तरह राक्षसों के घेरे से निकलकर अपनी तलवार से उन्हें हक में घेरे हुए था और उनके खून से मैदान में सैलाब सा बहने लगा था कि अचानक राजकुमार की नजर बादशाह तोरमता पर पड़ी। उसने देखा कि वो बादशाह बड़ा ही विशालकाय था। उसका कद बहुत लंबा था और एक लोहे की गदा कंधे पर लिए और कई पत्थर हाथ में दबाए किले के अंदर भागता घुसा जा रहा था। राजकुमार ने दौड़कर कहा, खबरदार, कहां भाग खड़ा हुआ है, जरा खड़ा रह। राजकुमार की ललकार सुनकर राक्षस ने कहा, ये इंसान, मैं अभी तेरी हड्डियां नरम और पल भर में तेरी पसलियां चकनाचूर कर डालूंगा, तेरी पसलियां तोड़ दूंगा। ये कहकर राक्षस अंदर से डरा हुआ था, लेकिन फिर भी हमला किया और गदा घुमाकर राजकुमार पर दे मारा। राजकुमार ने घोड़े को तुरंत अपनी जगह से हटा दिया और बादशाह तोरमता का वार खाली गया। गदा की हवा भी उसके शरीर को छू ना सकी और जब उस तक ना पहुंची, तोरमता के बादशाह के हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा। उसने सोचा कि शायद इंसान गदा की चोट से जमीन में धंस गया होगा। वो उसकी तलाश में जमीन खोदने लगा और कहता जाता था कि इंसान कहां चला गया। इसी बीच राजकुमार दूसरी तरफ से घोड़े को घुमाकर उसके सामने आया। तोरमता ने कहा, अरे इंसान, अभी तक जिंदा है? तू इतने जख्म खाकर कैसे बच गया? अगर पहाड़ भी होता तो वो भी चूर चूर हो जाता। मैंने गदा का वार ही ऐसा किया था। राजकुमार ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने मुझको तेरी चोट से बचाया। ये सुनकर उसने चाहा कि फिर गदा उठाए, लेकिन राजकुमार ने मौका पाकर सुलेमानी तलवार निकालकर उस काली बला के सर पर ऐसा मारा कि वो जहन्नुम में पहुंच गया। लड़ाई इस तरह से वो मैदान में कि खून पिया, धरती में जंगल की तरह था। जैसे साबुन मित्र जहां जिसकी गर्दन पर खंजर धरा, वहां खून का फव्वारा उससे वो लगाई जिसे तरह राशिका। कोई वार सीने से बस उसके साथ के शेरों का बादशाह जो राजकुमार की मदद को आया था। राजकुमार की बहादुरी और हिम्मत देखकर उसकी बहुत तारीफ करने लगा। राजकुमार ने रूमाल से उसका मुंह और हाथ पैर साफ किए। शेर राजकुमार को अपने साथ किले के अंदर ले गया। वहां एक बाग ऐसा साफ सुथरा और सुंदर था जो जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत था। उसने देखा कि राजकुमार का मन उस सुंदर बाग को देखकर बहुत खुश हुआ। तोरमता की खूबसूरत सामलिसलोनी लड़की के चेहरे पर उसकी नजर पड़ी। राजकुमार को शेर के साथ देखकर वो उठ खड़ी हुई। उसने आदरपूर्वक राजकुमार के पैर छुए और सिंहासन पर बिठाया। खाने पीने का सामान हाजिर किया।
बाग में हजारों उन हबशी औरतों ने राजकुमार का साथ स्वीकार किया और बोली कि ए राजकुमार, आज से मैं तेरी सेवा में हाजिर हूं, कभी तुझसे जुदा ना होंगी। अब तू जहां जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगी। राजकुमार ने जवाब दिया कि ये मेरी जिंदगी में मैं एक अजीब अभियान पर जा रहा हूं। जब मैं अपने काम से वापस लौटूंगा तब तुझको अपने साथ शहर में ले जाऊंगा। मेरे लौटने तक तू अपनी सल्तनत पर कायम रहे और देश की देखभाल में व्यस्त रह। इसकी इजाजत के लिए एक शेर की इजाजत शेरों के बादशाह से चाहिए। शेरों के बादशाह ने मंजूर किया। तब राजकुमार एक घोड़ा हबशी के अस्तबल से पसंद करके उस पर सवार हुआ और वहां से रवाना हो गया। 2-3 महीने का रास्ता तय करने के बाद राजकुमार को एक मैदान दिखाई दिया जो जन्नत के बाग जैसा था। तरह तरह के फूलों उसमें खिले हुए थे और उन फूलों की हवा से सारी जगह सुगंधित हो गई थी, जिससे दिमाग को राहत महसूस होती थी। हर तरफ हरियाली लहरा रही थी जो आंखों को भला लगता था। पक्षियों की आवाज हर तरफ गूंज रही थी जो बहुत सुंदर थी, और बुलबुलों के गाने गूंज रहे थे। नहरों का पानी एकदम साफ सुथरा था। झरनों से पानी बह रहा था। राजकुमार उस सुंदर मैदान को देखकर आश्चर्य से एक पेड़ के नीचे, जो बहुत ऊंचा था, बैठ गया। उस पेड़ में रंग बिरंगे फूल और फल लगे हुए थे। एक संगमरमर का हौद बहुत सुंदर बना हुआ था। पानी उसका एक तरफ से आकर दूसरी तरफ निकल जाता था। राजकुमार को उन चीजों को देखकर याद आया कि जमीला बानो ने जो बड़े पैरों वाले पक्षी के जगह का पता बताया था, शायद ये वही जगह है। घोड़ा उसने चरने के लिए छोड़ दिया और खुद उस हौद में उतरकर स्नान किया। खाने का सामान उसके पास मौजूद था जो उसने खाया और उसी पेड़ के नीचे निश्चिंत होकर आराम किया। थकावट से जल्दी ही सो गया। अचानक घोड़ा हिनहिनाया और भयानक अंदाज में राजकुमार के सिर की तरफ आया और लात मारने लगा। उसकी आवाज से अचानक राजकुमार की आंख खुल गई। राजकुमार चौंक उठा कि आखिर घोड़ा ऐसे क्यों हिनहिना रहा है। उसने देखा कि एक सांप पहाड़ की तरह सिर उठाए पेट को अपने जमीन पर रगड़ता हुआ चला रहा है, और सांप के पेट के नीचे बड़े बड़े पत्थर पिसकर चूर चूर होते जाते हैं। राजकुमार भयभीत होकर उस हाथी के दांत की कमान जो उसके पास थी निकालकर तरकश से तीर लेकर और उसे कमान पर चढ़ाकर घात में बैठा रहा। सांप जब फन उठाए हुए पेड़ के नजदीक पहुंचा और चाह कि उस पेड़ पर चढ़ जाए, तो राजकुमार ने अत्यंत निपुणता से तीर चला दिया। ऐसा निशाना लगाया कि एक ही तीर से उसका फन जख्मी हो गया। सांप अपना सिर जमीन पर पटकने लगा और एक घड़ी के बाद उसके मुंह से झाग निकले, जिनकी रोशनी से सारा मैदान रोशन हो गया। और उसी गुस्से की हालत में उसने राजकुमार की तरफ लपका और चाह कि अपनी पूंछ के साथ राजकुमार को भी खींच कर ले जाएगा। मगर राजकुमार ने उसकी पूंछ के वार से खुद को अलग निकाला और बहादुरी से एक तीर उसके गले पर मारा, मगर वो तीर उसे नहीं लगा। तब तलवार निकालकर और अल्लाह अकबर पढ़कर एक ही वार में उस सांप का काम तमाम कर दिया। मगर राजकुमार उसके जहर के असर से बेहोश हो गया। 24 घड़ियों के बाद जब उसको होश आया तो भगवान के सामने उसने कृतज्ञता का सजदा किया और उस हौद में उतरकर स्नान किया और थोड़ा नाश्ता खाकर और उसके किनारे बैठ गया। सिर उठाकर देखा तो जिस पेड़ पर सांप चढ़ता था उस पर उसी बड़े पैरों वाले पक्षी यानी सिमोरक का घोंसला था। उसके बच्चे घोंसले से सिर निकालकर उसे देख रहे थे। वे वजह है कि लड़ाई भी देख चुके थे। वे भूखे थे, इस वजह से बिलबिलाते और शोर मचाते थे। राजकुमार ने जो ये देखा तो सांप के शरीर को टुकड़ों टुकड़ों करके उसका मांस बच्चों को खिलाना शुरू कर दिया। बच्चे खाकर तृप्त हो गए और सो गए। राजकुमार भी अत्यधिक थकावट के कारण हौद के किनारे लेटकर गहरी नींद में सो गया। थोड़ी देर के बाद सिमोरक का जोड़ा जो खाने की तलाश में निकला हुआ था वापस आ पहुंचा। राजकुमार को पेड़ के पास सोता देखकर सिमोरक ने सोचा कि ये जवान आदमी जो सोता है यही हमारे बच्चों को मारता है
और इसी तरह हमेशा से हमें पता है। आज हमारे हाथ आ गया है, इसको मार डालना सही होगा, इसे मार डालना चाहिए। ये सोचकर सिमोरग ने कई हजार मन का पत्थर पहाड़ से उठा लाया और चाहता ही था कि राजकुमार पर छोड़ दे और राजकुमार को मार दे। किसी मोर की माता बोली कि पहले अपने बच्चों को तो घोंसले में देख लो, उसके बाद इसको मारने का इरादा करना। एक निर्दोष का खून करने वाला कयामत में कठिनाई में गिरफ्तार हो जाएगा। ये बात सिमोरग को पसंद आई। अपने घोंसले में जाकर सिमोरग ने देखा कि बच्चे सब के सब चैन से मीठी नींद सोए हुए हैं। सिमोरग के घोंसले में घुसते ही वे बच्चे जाग उठे और सांप की लड़ाई का सारा हाल राजकुमार के साथ और मांस खिलाने का वर्णन किया और कहा कि ये आदमी जो सो रहा है, इसने हमारी जान बचाई है। जब सिमोरग ने बच्चों की जुबानी राजकुमार की दयालुता की हकीकत सुनी, तो उसकी हिम्मत और बहादुरी पर हजार शाबाशी और प्रशंसा करके दिल में कहा कि इस जवान मर्द ने हम पर तो बड़ा एहसान किया है। सही है कि मैं भी इसके बदले में कुछ नेकी करूं। ये सोचकर सिमोरग पेड़ से नीचे उतरा, राजकुमार के नजदीक आया और अपने परों से राजकुमार पर साया करके बैठा। जब राजकुमार नींद से जागा, तब अत्यंत स्नेह से हाल पूछा कि तुझ पर ऐसी कौन सी विपत्ति पड़ी है कि जिसके लिए तू यहां तक चला आया है, कि जहां इंसान तो इंसान, जानवर के आने की भी हिम्मत नहीं कि यहां से गुजर सके। मगर है इंसान, तूने मुझ पर बड़ा एहसान किया है कि मेरे बच्चों को ऐसे भयानक दुश्मन के हाथ से बचाया है। अब तू क्या इरादा रखता है? तू क्या चाहता है? बता, उसे हासिल करने में मैं तेरी मदद करूंगा। मैं भी कोशिश करूंगा। राजकुमार ने अपनी तमाम कहानी और उद्देश्य सिमोरग को बता दिया। सिमोरग ये सब हाल सुनकर कहने लगा, ऐ राजकुमार, तुझ पर जरूरी है कि कुछ दिन यहां पर ठहरो और सफर करने के लिए कुछ चीजें और साधन जो मैं बताऊं वे जमा कर। फिर उसके बाद चलने की कोई योजना बनाएंगे। राजकुमार ने कहा कि जल्दी बताएं, मैं क्या तैयारी करूं सफर के लिए? क्या चीज चाहिए? सिमोरग ने कहा कि नौजवान, यहां गोरखर एक किस्म का जंगली गधा, यहां गोरखर बहुत आते हैं। तू उनमें से दो चार को शिकार करके उनके मांस के टुकड़े और उनके चमड़े की मशक बनाकर पानी से भरकर रख ले, और जब मैं अपने ऊपर तुझको सवार करके दरिया पार करूं और मेहनत से बहुत कमजोर हो जाऊं, जब दौड़कर मैं थक जाऊं, तो उस वक्त वही टुकड़े और पानी मुझे खिला दिया करना। इस तरह से 7 दरिया पार करके मैं शहर काफ में पहुंचेगा। राजकुमार ने सिमोरग के कहने के मुताबिक 7 जंगली गधों यानी गोरखर शिकार किए। कई मशकें पानी से भरी और ये यात्रा यानी सफर का सामान तैयार करके सिमोरग से कहा। सिमोरग ने राजकुमार को अपनी पीठ पर सवार कर लिया और राजकुमार वो यात्रा का खाना लेकर सिमोरग पर सवार हो गया। जब एक दरिया पार करके और उसकी दूरी आई, तो राजकुमार ने सिमोरग को जंगली गधे के टुकड़े खिलाए और पानी पिलाया। इस तरह थोड़े दिनों में 7 दरिया पार करके सिमोरग शहर काफ में जा पहुंचे। राजकुमार को उस धरती पर उतारकर सिमोरग ने कहा, राजकुमार, तूने मुझ पर बड़ा एहसान किया है, सारी जिंदगी इसका बदला अदा ना कर सकूंगा। मैंने तुझको अपना बेटा कहा है, इसी वजह से इतनी मेहनत करके यहां तक आया हूं। यहां से शहर काफ शुरू होता है। अब मैं कुछ पंख अपने बाजू से उखाड़कर तुझको देता हूं, इन्हें अपने पास रखना। जिस वक्त कोई मुश्किल तुझ पर पड़े या कोई कठिन काम सामने आए, तब एक पंख को आग पर जलाकर रखना। ज्यों ही वो गर्म होगा, उसकी गंध तुझ तक पहुंचेगी। तुरंत ही मैं अपनी फौज समेत हाजिर हो जाऊंगा। ये कहकर कुछ पंख अपने बाजू के उखाड़े और एक सीप से निकले हुए मोती का दाना राजकुमार के हवाले किया और सिमोरग रुखसत हो गया। जब बहुत सारी मंजिलें तय कर चुका, तो दूर एक बड़ा शहर नजर आया। 3 दिन के बाद एक किले के दरवाजे पर जा पहुंचा। भगवान को याद करके उसके अंदर दाखिल हुआ और उसके बाद चारों ओर गलियों और सड़कों में घूमने लगा। उसकी जिज्ञासा देखकर वहां के रहने वालों से मालूम किया कि शहर काफ का किला यही है। मगर महले अंग्रेज के बारे में, जो किसी ख्वाब की तरह था,
सोचने लगा कि वो किससे पूछे और ये राज किस तरह खुले। इसी फिक्र में था कि अचानक एक नौजवान से मिला जिसका नाम फरहाल था। उससे राजकुमार की मुलाकात हुई। राजकुमार को वो बहुत अच्छा लगा और राजकुमार ने उससे दोस्ती बनाना शुरू कर दी और यहां तक कि इतनी लगाव पैदा किया कि अगर वो एक घड़ी राजकुमार को ना देखता तो बेचैन हो जाता। संक्षेप में, एक दिन राजकुमार ने उससे पूछा कि हे मेरे दोस्त, गुलबा सनोबर ने गुल सनोबर के साथ क्या किया? अगर इसकी हकीकत से कुछ वाकिफ है तो मुझे बता। वो नौजवान फरहाल उसकी बात सुनते ही पसीने पसीने हो गया और अत्यंत क्रोधित आंखों से राजकुमार की तरफ देखकर बोला, अगर तेरे साथ मेरी दोस्ती ना होती, रिश्ता ना होता, तो अभी तेरा सिर धड़ से जुदा कर डालता। राजकुमार ने उस बात के सुनते ही बहुत दुखी हो गया। उसे बहुत दुख हुआ और दिल में सोचा कि ये जवान उस नापाक औरत के राज से जरूर वाकिफ है। राजकुमार ने कहा, यार मेरे दोस्त, मेरे कत्ल से तुझे क्या फायदा होगा, और अगर फायदा हो सकता है तो मैं हाजिर हूं। लेकिन उससे पहले मुझे इस राज से अवगत करा दे कि मरने से पहले मेरे दिल में कोई अरमान ना रहे। उस नौजवान फरहाल ने जब राजकुमार को इस राज को जानने का इतना शौकीन देखा तो कहा, खैर, मैं किसी वक्त बताऊंगा। राजकुमार उस वक्त का इंतजार करता रहा कि देखिए ये कब उस राज से मुझे अवगत कराता है। अंत में एक रोज राजकुमार को अत्यंत इच्छुक देखकर उस नौजवान ने बताया कि राजकुमार, सनोबर इस शहर का बादशाह है और गुल बादशाह की बेगम का नाम है। मुझको इतना ही मालूम है, लेकिन गुल सनोबर के साथ क्या किया मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। बादशाह ने तमाम शहर में ये हुक्म जारी कर दिया है कि जो कोई गुल का नाम और हमारी हालत पूछेगा तो उसे तुरंत कत्ल कर दिया जाए। मैंने इतनी ही बात सुनी है, मगर उस नापाक औरत के इस राज से बादशाह के सिवा कोई वाकिफ नहीं है। इंशाअल्लाह तुझको बादशाह के सामने मिलेगा। उसी वक्त ये राज खुलेगा और ये मुश्किल तेरी हल हो जाएगी। संक्षेप में, वो नौजवान बुद्धिमान नौजवान बादशाह के करीब बहुत इज्जत रखता था। एक दिन राजकुमार को अपने साथ लेकर बादशाह के सामने पहुंच गया और कहने लगा, महाराज, बादशाह सलामत। ये मुसाफिर नौजवान है और बादशाह के सामने हाजिर होने का शौक रखता था। आपसे मिलने के लिए बहुत बेचैन था। मैं इसीलिए इसको आपके पास लाया हूं। बादशाह ने जब राजकुमार की सूरत और वेशभूषा देखी तो बहुत खुशी से उससे मुलाकात का समय दिया। राजकुमार ने तुरंत वहीं सीप के मोती का दाना जो सिमोरग ने उसे दिया था, अदब से झुककर बादशाह को तोहफे के तौर पर पेश किया। बादशाह ऐसे कीमती तोहफे को पाकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस सीप के मोती की कीमत पूरी बादशाहत के बराबर थी और बड़े बड़े बादशाहों के खजाने में भी ऐसा मोती नहीं था। वो बहुत खुश होकर राजकुमार से पूछने लगा, राजकुमार, ये सीप का मोती तूने कहां से पाया है? राजकुमार ने हालात को समझते हुए दूरदर्शिता से झूठ बोलते हुए कहा और कोई चारा ना जब देखा तो कहने लगा, हे बादशाह, मैं व्यापारी समुदाय से संबंध रखता हूं और सौदागरी मेरा पेशा है। बहुत से मोती इस किस्म के अपने वतन से लेकर मैं आपके सामने हाजिर होने का इरादा लेकर चला था। रास्ते में एक राक्षसों का किला नजर आया। जब मैं इस किले के अंदर गया तो उन काफिरों ने मेरा तमाम सामान लूट लिया और यहां तक मुझ पर अत्याचार किया कि पानी पीने के लिए एक प्याला तक मेरे पास ना छोड़ा। मगर ये मोती जो बच गया, ये मैं महाराज आपके सामने भेंट के तौर पर ले आया हूं। ये मेरी बाजू पर बंधा हुआ था, इसी वजह से उनकी नजर इस पर ना पड़ सकी और ये मेरे पास सुरक्षित रहा। सनोबर बादशाह ये सुनकर राजकुमार के हाल पर बेहद मेहरबान हुआ। उसने राजकुमार को अपना दोस्त बनाया और राजकुमार को अपने पास रख लिया। इतनी मोहब्बत बढ़ गई कि एक रोज राजकुमार को ना देखता तो बेचैन हो जाता, बेचैन रहता। एक रोज बादशाह ने राजकुमार से पूछा, ऐ मेरे दोस्त, तेरे दिल में अगर कोई ख्वाहिश है तो मांग, मैं तेरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। राजकुमार ने बादशाह की ये बात सुनकर दिल में कहा कि ऐसा वक्त फिर कब आएगा
ये बहुत अच्छी घड़ी है, इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। राजकुमार ने निवेदन किया कि महाराज, एक ख्वाहिश दिल में रखता हूं, लेकिन अपना हाल, अपनी ख्वाहिश मैं आपके सामने एकांत में बताऊंगा। सनोबर बादशाह ने उसी वक्त आम दरबार से उठकर खिदमत तखाना में तशरीफ फरमा हुए और राजकुमार से कहा कि अब हम एकांत में हैं, अब अपना सवाल, अपनी ख्वाहिश अपनी जुबान पर लाओ। राजकुमार ने कहा, महाराज, अगर मेरी जान बख्शी जाए तो मैं निवेदन करूंगा। बादशाह ने कहा कि मैंने तेरी जान बख्शी की। राजकुमार ने आकर निवेदन करके कहा, हे महाराज, मैंने किसी की जुबानी सुना है कि गुलबा सनोबर ने गुल सनोबर के साथ क्या किया। उस दिन से इस राज के पता लगाने के लिए बहुत सी कठिनाइयां, मुश्किलें और मुसीबतें झेलता हुआ यहां तक पहुंचा हूं और आपके सामने आकर मिलने की ख्वाहिश रखता था। और महाराज के दर्शन से सफल होने के बाद अब मैं इस बात का उम्मीदवार हूं कि इस हकीकत से इस सेवक को सम्मानित फरमाइए, ये राज मुझे बताइए। सनोबर बादशाह उस बात के सुनते ही एकदम आग बबूला हो गया और बोला कि अगर मैंने तेरी जान बख्शी का वादा ना किया होता, जान बख्शी का हुक्म दे चुका होता, तो अभी तेरा सिर धड़ से जुदा कर डालता, लेकिन इसी वजह से मजबूर हूं और तेरे लिए यही बात सही है कि इस ख्याल से बचे, ये बातें, ये राज कहने के काबिल नहीं है। ये कहानी अभी जारी है, इसका अगला हिस्सा अगले वीडियो में मिलेगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे विवरण में मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और इस कहानी के अगले हिस्से पर पहुंचिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।